नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश जिस वक्त कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहा है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो संतों की हत्या करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। और इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और कड़ा एक्शन लेने की अपील की। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में जब दो साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी, तब योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फोन कर इस घटना पर चिंता व्यक्त की थी और दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन की अपील की थी। महाराष्ट्र के पालघर में बीते दिनों दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने हत्या कर दी थी। उसमें भी चोरी से जुड़ी एक अफवाह ने काम बिगाड़ दिया था, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक उस मामले में 100 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अब बुलंदशहर मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती बरती है। आपको बता दें कि अधिकारियों से तुरंत पूरे मामले को निपटाने के लिए कहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हत्या के मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन इस बीच गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य अधोक्षानंद देवतीर्थ ने भी साधुओं की हत्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ कार्य कर रहे लोगों की तारीफ करते हुए साधुओं की हत्या की घटना को भी दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि साधुओं की हत्या एक जघन्य अपराध ही नहीं है, बल्कि सनातन धर्म और संस्कृति पर एक बड़ा आक्रमण है। और साथ ही साथ न सिर्फ बुलंदशहर में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण की नगरी मथुरा में भी एक साधु की हत्या का मामला सामने आया। तो वही अब आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य अधोक्षानंद जी भीड़ जुड़ चुके हैं। अधोक्षानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद, आशीर्वाद जी अधोक्षानंद जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, उसमें आपने जो भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के खिलाफ सरकार के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, भले ही वो हमारे चिकित्सा मित्र हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, उनकी आपने तारीफ करी है, उन्हें आपने आशीर्वाद दिया है। और साथ ही साथ जो साधुओं की हत्या का जो एक, अब हम कह सकते हैं अधोक्षानंद जी, हालांकि ये कहने में बुरा तो लग रहा है, लेकिन एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ, बुलंदशहर में भी हुआ और फिर मथुरा में भी हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद करता हूं जो महामारी से हमारे सरकारी एजेंसियों के लोग लड़ रहे हैं, सुलझ रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं जी। और जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, सफाई कर्मी है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, इसके अतिरिक्त और भी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अलग अलग तरह से सेवाएं कर रही हैं। सबको हमारा आशीर्वाद है और वो शक्तिशाली हो और इसी तरह इंसानियत की सेवा करें। और दूसरी बात, हमने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है वो साधुओं के हत्याओं के परिप्रेक्ष्य में है। वैसे तो दुनिया में, देश में कहीं भी किसी की भी हत्या नहीं होना चाहिए, और खासकर मनुष्यों की, जिसको परमात्मा ने सबसे बड़ा प्राणी बनाया है और बहुत सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कुछ कुछ घटनाएं बीच में ऐसी होती हैं जो कि बहुत दुखद है। अब बहुत ही संवेदनशील स्थिति तब हो जाती है जब साधुओं के ऊपर हमले होने लगते हैं जी। क्योंकि साधु संत धरती में विचरण करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान तपस्या करते हैं, उससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है, शासक शक्तिशाली होते हैं, राजसत्ता को उनके पूजा पाठ का फल मिलता है जी। और राजसत्ता की जिम्मेदारी है कि साधु संतों के धर्म कार्य में, अनुष्ठान में, यज्ञ कार्य में, उनके स्वच्छंद विचरण में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई भय का माहौल पैदा ना हो, जो कि आज हो रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में जो घटना हुई है जी, ये हमें इतिहास की ओर ले जाती है। ये वही दंडकारण्य है जहाँ पर ये साधु मारे गए हैं। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास के दरमियान वहाँ गए थे तो उन्होंने देखा था कि रावण के राक्षसों के द्वारा ऋषि मुनियों का खून चूसा गया था, मांस खाया गया था, उन्हें हत्या की गई थी और उनके हड्डियों के पहाड़ इकट्ठा हो गए थे। और उसी समय उदारवादी भारत के महान शासक श्री रामचंद्र जी जो उस समय वनवास में गए थे, उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं इन शासनों से विनष्ट कर दूंगा धरती को।
जी। ये मुझे कहना पड़ता है कि इस भारत देश में अभी रावण राज नहीं है, और यहाँ चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये धर्मवादी और अच्छे लोगों की सरकारें हैं, और ऐसी इनके रहते हुए ये घटनाएं हो रही हैं। इसलिए ये बहुत चिंता की बात है। सरकारों को जिम्मेदारी बनती है कि साधु संत जब पूजा आराधना यज्ञ करके आपको शक्तिशाली बना रहे हैं, देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए आप जिम्मेदार हैं, और आप अपनी कमर कसिए, दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, ये ध्यान रखी जाए। और हमने एक न्यायिक जांच के लिए कहा है कि देश भर में जो साधु संतों की इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, मारे जा रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जो सिटिंग जज हो, जांच कराई जाए, ताकि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, कौन लोग हैं, वो सब उजागर हो, और उनके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे दोबारा कोई भी ऐसा षड्यंत्रकारी तत्व इस तरफ आंख उठा करके ना देखे, जिससे साधु संतों की स्वच्छंदता में और उनके धर्म कार्य में बाधा पैदा हो। जी बिल्कुल अधोक्षानंद जी। और दूसरा, इस पूरी घटनाक्रम में एक बात और निकलकर सामने आ रही है, अब इस पर राजनीति की जा रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर सा चल पड़ा है। जब पालघर में हत्या हुई तो क्योंकि वो साधु संत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तो इस पर दुख जताया और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यह घटना हुई, हालांकि उद्धव ठाकरे के फोन करने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, प्रशासन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था जिसने बुलंदशहर में इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे का योगी आदित्यनाथ जी को फोन करना और कड़े कार्रवाई करने के निर्देश देना, आग्रह करना, क्या आपको लगता है कि अभी एक ये राजनीति सी शुरू हो चुकी है इसके ऊपर? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बाद में बने हैं जी। और सबसे पहले वो गुरु गोरखनाथ मठ के महंत हैं, जो कि एक बहुत सम्मानित और परंपरागत मठ है हमारे देश का। जी। और उद्धव ठाकरे भी हिंदू हृदय सम्राट के बेटे हैं और बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जी। ये बड़े बड़े राजनेता हैं, अपनी जिम्मेदारी ये बेहतर समझते हैं। जी। और इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इन लोगों से आग्रह जरूर करूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं आप लोगों के सत्ता नसीब रहते हुए, ये मुझे लगता है कि अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, जिससे कि समाज में भयमुक्त माहौल बना रहे और धर्म की रक्षा होती रहे, जिसके कारण आप सबका कल्याण होता रहे। जी बिल्कुल अधोक्षानंद जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। वही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं, राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ चुके हैं। पुरोहित जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रसेन जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस हिसाब से अधोक्षानंद जी ने भी कहा कि संतों की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी भारत देश में जहां पर भारत को हिंदुत्ववादी देश कहा जाता है। हालांकि हिंदुत्ववादी संस्कृति की एक प्रमुख जो बात रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है, सबको साथ लेकर चलने की बात रही है। और हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो भी यही कहता है कि सब लोग साथ में रहें, एक साथ रहें, कोई मन मुटाव ना हो, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद ना हो। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के कृत्य हिंदुस्तान की धरती पर होते हैं, वो भी सिर्फ शक की बिना पर। हालांकि अगर हमारे कानून व्यवस्था की हम बात करें तो हमने निर्भया के उन दुर्दांत अपराधियों को भी 7 वर्ष का समय दिया था, पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को भी काफी समय दिया गया। और अगर उसी देश के अंदर इस तरीके के कृत्य होते हैं जहां पर सिर्फ शक की बिना पर भीड़ द्वारा न्याय करने की बात कही जाती है, मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन मॉब लिंचिंग में जो मॉब है वो भी एक किसी खास राजनीतिक दल का सदस्य माना जाता है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है इसमें किसी भी प्रकार से राजनीति की बू आती है? बिल्कुल उमंग, पालघर की घटना के बाद जिन राजनीतिक दलों ने हत्याकांड की निंदा तक नहीं करी थी, तो यूपी की घटना के बाद पूरी दमखम के साथ मैदान में कूद गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता, एनसीपी और शिवसेना इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं जैसे यूपी की घटना के सामने पालघर की घटना कुछ भी नहीं है। जी। तो ये समझ में नहीं आता है कि दोनों घटनाएं अलग अलग तरह की थी। अगर हम पालघर की घटना की बात करें तो वहां पर साधु संतों को
पुलिस के सामने खींच के मार दिया जाता है जी। और जब लॉकडाउन है, पूरे 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 भारत में लॉकडाउन है, ऐसे समय में सैकड़ों की भीड़ कहां से आती है? ऐसे समय में पुलिस के हाथों से छीनकर साधु संतों की हत्या की जाती है। उस समय तो ये समझ में आता था कि योगी आदित्यनाथ ने फोन इसलिए किया क्योंकि हमारे सुल्तानपुर के चांदा में वो साधु रहते थे। इंडिया अपने अपने चैनल की टीम जा करके शोक संवेदना व्यक्त करती है, वहां के लोगों से बात करती है और दुख और कष्ट की बात करती है। तो वो तो समझ में आता है कि मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे को क्यों फोन किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे यहाँ बुलंदशहर में ये तरह की घटना होती है, उद्धव ठाकरे का फोन आता है और वो कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हैं। उसके अलावा जो शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से पाल घर की घटना पर राजनीति हो रही थी, वो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में ना हो। तो इतना ये इनको ज्ञान देने की क्या जरूरत है? इनको ये नहीं पता कि ये संवेदनशील मुद्दा है। इनको ये नहीं पता है कि ये अगर इस तरह की बातें होंगी तो कितनी बड़ी, वैसे कोरोना से हम पूरा भारतवर्ष हमारा जूझ रहा है और इस तरह की घटनाएं किस तरीके से चीजों को बदल सकती हैं। वैसे महाराष्ट्र का पालघर इलाका वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां धर्म परिवर्तन से लेकर धार्मिक उन्माद की पराकाष्ठा तक लोगों को बहकाया जाता रहा है जी। संतों की गाड़ी को चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया, उसका संतों को पुलिस ने ही भीड़ को सौंप दिया। क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी साजिश की घटना है? बिल्कुल चंद्रसेन जी, अगर इस घटनाक्रम के जो वीडियोस जो सामने आए हैं उन पर अगर हम गौर से देखें तो पुलिस वाले ने एक जो संत थे, जो बुजुर्ग थे, जो करीब 70 साल के बताए जा रहे थे, वो वहां पर जो बना चेक पोस्ट था, वहां पर एक कमरा था, उस कमरे में वो उस संत को लेकर गए थे और कमरे से बाहर निकाल कर लाए थे उन संत को, ये कहकर कि हम इन्हें सुरक्षित गाड़ी में बिठा कर आएंगे। अगर इस पूरा घटनाक्रम पर अगर चंद्रसेन जी गौर करें तो अगर किसी भीड़ से बचाने के लिए कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगता है, आपके घर में घुसता है या आपके कमरे में आता है, तो हमें नहीं लगता कि एक साधारण और एक समझदार व्यक्ति उसको वापस भीड़ में लेकर जाएगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए उमंग, इस समय कोरोना ने पूरे भारत में अपने पैर फैला रखे हैं और एक खास वर्ग जमाती एक्सपोज हो रहा है। ठीक उसी समय पे मॉब लिंचिंग के नाम पर पालघरों में 2 संतों की हत्या हो गई। भारत के बहुसंख्यक समाज को ये भड़काने की साजिश नहीं तो और क्या है। और इस घटना की तुलना आप नहीं कर सकते क्योंकि जो यूपी की घटना है उसमें एक नशेड़ी आदमी तो उन साधुओं ने 2 दिन पहले उसको डांटा था क्योंकि चिमटा चुरा के भागा था वो, और जो पकड़ा गया तब भी वो नशे की हालत में था। इससे पहले कि कोई दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ये इस बात के लिए निवेदन करें कि कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पहले वो पकड़ा जा चुका था और मुख्यमंत्री ने पहले से ही उस पर कार्रवाई की बात कर दी थी, एक टीम का गठन कर दिया था और उन्होंने कहा था इस बात की रिपोर्ट वहां पर मिलनी चाहिए। तो इस तरह ऐसे समय पे इस जो राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है। ये तवा गर्म जरूर है लेकिन इस समय पे अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकें, क्योंकि ऐसे बहुत से मौके आए हैं इस देश में। उमंग, मैं आपको बता दूं, जब जिन लोगों की जबानें नहीं खुली हैं, जब ये बोले नहीं है, या अगर हिंदुस्तान की बात करें तो बथानी टोला जो नरसंहार हुआ था जिसमें 22 हिंदुओं की हत्या हुई थी, तब ये कहाँ थे? 1997 जब लक्ष्मण बातेपुर में 58 हिंदुओं की हत्या करी थी, तब कोई नहीं बोला। 1979 में जब हुसैनगंज में लोधरी गांव में 7 हिंदू मार दिए गए थे, तब कोई नहीं बोला, तब किसकी सरकार थी? और 1977 में जब बेल्दी में 14 हिंदू मारे गए थे, तब कहाँ थे ये लोग? और उसके बाद 1999 में बिगहा का नरसंहार कौन नहीं जानता, 22 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई थी और 2000 में मियापुर में नरसंहार में 35 हिंदू की मार दिए गए थे। तब इन लोगों ने क्यों नहीं बोला? तब ये राजनीतिक रोटियां इन्होंने क्यों नहीं सेकी? जब आज हम ऐसे मुहाने पे बैठे हैं जो इतना संवेदनशील है, एक इंसान के जिंदा रहने की जद्दोजहद चल रही है, सबसे पहली प्राथमिकता है वही है कि वो जीवित रहे, तो अच्छी तरह स्वस्थ रहे। तो ऐसे समय पे, इस मौके पे इस तरह की राजनीति, साधुओं की हत्या पे राजनीति बिल्कुल सही नहीं है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि इस मौके पर जहां पर पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इस कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के लगभग हर मुख्यमंत्री अपनी जो राज्यों की जनता है और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो पूरे देश भर की जनता है, उन्हें साथ रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए कह रही है, लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रही है और कह रहे हैं कि जो प्रिकॉशन है वो आप हमेशा लीजिए और एकजुटता बनाए रखिए। इस समय देश में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो इसी की है कि यूनिटी कायम रखे और बिना बात की किसी भी प्रकार की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो इस नेक कार्य में भी बाधा पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं और शायद इसी का नतीजा है कि
इस समय भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। रमेश पुरोहित जी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़े। शेखर, आपके पास आऊंगा, उससे पहले रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है और जिस प्रकार से हमारे भारत देश में अगर कोई घटना होती है, किसी भी समय होती है, और अगर उसे राजनीतिक रंग दिया जाना की सोची जाती है तो उसका एक ट्रेंड सा शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि अब साधुओं की हत्या का, वैसे तो बहुत गलत बात है इसको, इस चीज को उल्लेखित करना, लेकिन फिर भी अब साधुओं की हत्या होने लगी है। क्या कहना चाहेंगे रमेश जी आप? उमंग, जब राजनीति की बात करते हैं तो राज की नीति होती है। राजनीति और राजनीति दो अलग तरह के शब्द हैं। राज की नीति जब देश में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्थाएं बनता है, ये राज की नीति होती है, जिसमें कि कोई भी सरकार आएगी, किसी भी पार्टी की आएगी, किसी भी विचार की आएगी, तो वह एक समान दृष्टि से काम करेगी। पहली बात तो ये। दूसरा कि जब राजनीति करते हो आप, तो वो राजनीति का जो दायरा है वो अलग तरह का हो जाता है। क्या किसी भी समय में हत्याओं पे रोका गया, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र के मामले हो या राज्यों के मामले हो, तो आप राजनीति हत्या के ऊपर अगर आप करते हो तो आपको पहले अपने में खुद में झांक के ये देखना और समझना चाहिए कि जब हमारे पार्टियों की सरकारें थी उस समय क्या इस तरह की घटनाएं हुई या नहीं हुई। पहली बात तो कोई आदमी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, चाहे किसी की भी हत्या हो, चाहे वो गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए हो, चाहे वो हरे कपड़े पहने हो, चाहे वो सफेद कपड़े पहने हो, हत्या हत्या होती है। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से उसको है जो है राजनीतिक रंग देने का जब प्रयास करते हो, तब विडंबना यह होती है कि आप कहने से पहले सोच तो लिया करो कि आपके इलाके में भी अगर इस तरह की, अब महाराष्ट्र की जब बात करते हो, पालघर की हो या बुलंदशहर की, जब पालघर की जब घटना होती है तो यूपी के चीफ मिनिस्टर कह देते हैं, क्योंकि वो जो मरने वाले जो थे वो यूपी से जुड़े हुए थे। और जब बुलंदशहर की जब घटना होती है तब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि इस तरह की जो घटनाओं को कड़ाई से रोका। अरे भाई, आपके यहाँ पे भी तो हुई थी, आपने भी तो कड़ाई से रोकना था ना। पर इस तरह की जब बातें जब कहते हैं तो एक हास्यास्पद स्थिति तब पैदा होती है कि जब आप सत्ता में बैठे हो और आपके कानून और व्यवस्था आपके नियंत्रण में है, तो क्यों नहीं आप जो है अपने इलाकों में जो है उस पर रोकथाम करें। यह एक जो है सोची समझी राजनीति और रणनीति के साथ भी होता है। छोटी सी घटना को किस तरह से बड़ा बना दिया जाता है और बड़ी जो घटनाएं होती है उसको एक सामान्य जो है एक पैराग्राफ में या हाशिए पर डाल करके किस तरह यह पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छी तरह से आता है, समझते हैं। लेकिन आज के संदर्भ की अगर हम बात करें तो राजनीति से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। बता देते हैं कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो भी सरकार जिसकी भी होती है उसका यह प्रमुख दायित्व होता है कि उस सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की जनहानि, धनहानि या कोई तरह की तकलीफ नहीं हो किसी को। यह किसी भी सरकार का पहला लक्ष्य भी है, प्रमुख दायित्व भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। और जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है ये हर राज्य सरकारों का ये प्रमुख दायित्व है कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था उनके हाथ में होती है, उसको बनाए रखना और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखना उनका प्रमुख कर्तव्य है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। शेखर हमारे साथ लगातार जुड़े। शेखर, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, घटनाएं घटेगी, घटनाएं छुटपुट होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जी शेखर बोलिए। जिस तरीके से स्थिति बनी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि विशुद्ध राजनीति हो रही है जी। और उत्तर प्रदेश चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सभी के टारगेट पर इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कांग्रेस की और बाकी पार्टियों की गत बनी है वो किसी से छिपी नहीं है। और इस पालघर वाली घटना के बाद जिस तरीके की शीशा लेदर कांग्रेस की हो रही थी, जिस तरीके से शिवसेना की शीशा लेदर हुई, उसके बाद इनके जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हुए और कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों में
ऊपर से मनमुटाव दिखता है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे मौके हैं जब ये दोनों पार्टियां अंदर ही अंदर एक हो जाती हैं। आप ये समझिए कि जब बुलंदशहर में किसी नशेड़ी के द्वारा हत्या कर दी जाती है एक साधु की, तो इसको केवल इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि विवाद था और बाकी सब चीजें थी। सवाल इस बात का है कि ऐसे लॉकडाउन के समय पर आप सुपारी देकर के हत्या करा नहीं सकते। एक नशेड़ी को नशे का लालच दे करके बहुत ही आसानी से मोटिवेट किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में भी जांच कर रही है। पहले ही दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, मेरे पास लीड थी, सरकार के पास भी ये जानकारी पहुंची है कि उस नशेड़ी को आखिर इस तरीके की स्थिति जो बनी है उसमें किसने मोटिवेट किया, किस तरीके से पूरी स्थिति बनी। तो सरकार उस दिशा में अपनी जांच कर रही है और ये बहुत जल्द खुलासा भी होगा। ये देखने वाली बात है कि बहुत जगहों पर जिस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को कि वो बाहर निकले या सड़कों पर आ जाएं। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया कि तुम सड़कों पर कब निकलोगे, भुखमरी से चावल से जब सैनिटाइजर बनाने की बात आई कि चावल गलाया जा रहा है और हिंदुस्तान के लोगों तुम कब बाहर आओगे, सड़कों पर उतरो, वगैरह वगैरह। ये एक तरफ लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने किया हुआ है, हर आदमी अपने घर में बैठा है, जान की आफत पड़ी हुई है, और आप इस तरीके का ट्वीट डाल रहे हैं। आप किसको बाहर निकालना चाहते हैं? इसी तरीके से सोनिया गांधी जो दिसंबर में बयान देती हैं कि लोग उसके बाद सीए का लेकर से लेकर हर शहर में, प्रदेश में दंगे होते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लोगों की जान जाती है। तो ये सब बताता है कि आप भारत विरोधी जी। तो उसके बाद सारे कांग्रेसी कुकुरमुत्ते की तरह भन्न से बाहर आ जाएंगे, टिड्डी दल की तरह आप पर हमला करने लगेंगे, एफआईआर जिले जिले में दर्ज हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्या सोनिया गांधी का नाम लेना, राहुल गांधी का नाम लेना और अगर किसी पत्रकार को या किसी समीक्षक को या आम जनता को ये लग रहा है कि इसमें साजिश है, तो आपका नाम नहीं लिया जा सकता, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाए जा सकते। अरे आप राजनीति में हैं, आप कोई हिंदुस्तान में राजशाही नहीं है, और इस तरीके की स्थितियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक पत्रकार ने सवाल उठा दिया, नाम ले दिया, तो आप देखिए उसके खिलाफ जगह जगह एफआईआर और मुकदमे लाते जा रहे हैं। तो ये चीजें, ये है असहिष्णुता, ये है लोकतंत्र में आवाज दबाने का खेल, ये है जिस तरीके से आप दोहरा मापदंड रखते हैं कि आपके अगर वाहवाही में कोई बात कही जाए, आपके हाँ में हाँ मिलाई जाए तो सारी चीजें सही हैं, और उसके अलावा बाकी सब चीजें गलत है। आप देखिए, पी चिदम्बरम ने जिस तरीके से आई हॉस्पिटल खोले, 500 से ज्यादा आई हॉस्पिटल्स की चेन खोली उसके लड़के ने, तो पैसा कहां से आया? कैसे इतना पैसा आ जाता है? किस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं? और पलट करके अगर आपसे सवाल पूछ ले कोई, तो उस पर आपको आफत लगने लगती है जी। ये चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि आपने इस देश का दोहन किया है, गरीब को गरीब बनाए रखा है, और इसलिए बना करके रखा है ताकि वो सोचने समझने की शक्ति अपनी डेवलप ना कर पाए। आप बाह मरोड़ते हैं लोगों को, महंगाई, भुखमरी, गरीबी के चंगुल में। आप अगर 70 साल में आप नहीं कर पाए, 70 साल में जो कुछ हुआ बहुत अच्छा, जो नहीं हो पाया उसका दोषारोपण क्या 2014 के बाद से इसी सरकार पर दे दिया जाएगा? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या इस देश में सारी समस्याएं दूर हो गई होती? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए भी, देना पड़ेगा भी, और यही वजह है कि आज इस तरीके की स्थिति बनी है। एक सरकार बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, लोकतंत्र में ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, और इसमें अगर आप इस तरीके से परेशान करेंगे या लोगों को भड़काएंगे तो ये आरोप भी आपके ऊपर लगेगा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इस तरीके की स्थिति बना करके आप क्यों सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकरण, इसी तरीके से बीजेपी के समय बीजेपी के लिए भी कहा जाता रहा कि भाई चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या बाकी मसले हो, उन सारी चीजों पर अलग अलग समय पर न सिर्फ आंदोलन हुए बल्कि लोगों को ये भी आरोप लगा कि भड़का करके और सड़कों पर ले आते हैं और उन्माद फैलाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये बताइए उमंग, मैं इस देश के सारे बुद्धिजीवी वर्ग से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात, राजस्थान से लेकर के पूर्वोत्तर तक, ये देश किसके नाम से जाना जाता है? ये देश राम, कृष्ण और शिव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अकीर, फकीर, औलाना, मौलाना ये बाहर के आक्रांता हैं जो हिंदुस्तान में आए और बस गए। अपनी तरीके से इन्होंने हुकूमत भी की, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इन्होंने हुकूमत की, लेकिन अंततो गत्वा अगर कुछ बचा है हिंदुस्तान के पास तो राम, कृष्ण और शिव की शक्ति ही बची है। वही उन्हीं के नाम से दुनिया में सत्य सनातन परंपरा जानी जाती है।
तो इसलिए जिस तरीके से हिंदुस्तान की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के साधु सन्यासियों को कुचलने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, न सिर्फ वो निंदनीय है बल्कि एक साजिश है। और बहुसंख्यक समाज को खासतौर से इस समय समझना होगा, क्योंकि जो दूसरा समुदाय है, जो धर्म विशेष के लोग हैं, अगर उनको इतनी सलाहियत होती तो वो इस चीज को अब तक आत्मसात कर चुके होते, वो समझ चुके होते कि हमें हमारे धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन इस देश की कुछ जड़ें हैं, उन जड़ों में मट्ठा न डाला जाए, उनके साथ हम अपनी चीजों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हर किसी को एक जो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, इस एक शब्द को लोग अपने अपने तरीके से लेते हैं और इसी शब्द की आड़ में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। और इन्हीं लोगों से एक सवाल सबसे बड़ा यह करना चाहिए कि हिंदुस्तान में आप जो भी करते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो किसी और दूसरे मुल्क में जाकर सिर्फ एक बार करके बता दीजिए, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि यहां पे जो आजादी है जिसकी ये लोग मांग करते हैं कि हमें इससे आजादी चाहिए, हमें उससे आजादी चाहिए, एक बार किसी दूसरे मुल्क में सिर्फ 2 महीने के लिए या मैं कहता हूं कि 1 महीने के लिए रहकर आ जाइए, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि आपको कितनी आजादी ऑलरेडी इस मुल्क में मिली हुई है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि साधुओं की हत्या के ऊपर सियासत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन यह सियासत आखिर कहां पर जाकर रुकती है, क्योंकि हत्या पर सियासत बिल्कुल एक गलत परंपरा है और इसका पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन वही दल जो पालघर की 2 साधुओं की हत्या पर चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं की हत्या होती है, बुलंदशहर में, मथुरा में, तो वो सभी के सभी दल जिनसे पूछा भी जा रहा था बार बार कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं पालघर वाले मामले पे, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या पर एकदम से अपने सोशल मीडिया हैंडल से अलग अलग मीडिया चैनल्स पर बोलने आ गए। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कृपया ना करें और देश में इस समय इस संकट में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करें, तो ही ये देश की जनता आपको याद भी करेगी और आपको मानेगी भी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।